गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आए आपका स्वागत है बेटा। तो कल की क्लास में हमने हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार रीड किया था। भी वर्ण किसे कहते हैं, इनकी भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसके और टुकड़े या खंड नहीं कर सकते हम उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और कितने वर्ण हैं हिंदी में, और ये भी हमने पढ़ा था कल। भी वर्ण के दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर कितने होते हैं, 11 हैं, और जो व्यंजन हैं वो 33 हैं, और कुल मिलाकर कितने हैं, 48 व्यंजन हैं। ये वर्ण हैं। और वर्णों के भेद थे, और ये तो हमने पढ़ लिया वर्णों के भेद। फिर आता है विस्वर वर्ण है, वो क्या है। विस्वरों का उच्चारण हम बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं, और उनके उच्चारण में है जो हवा है बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, और ये संख्या में 11 है। ये हमने कल पढ़ा था। और स्वर के 3 भेद होते हैं, हरीश स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और ये जो स्वर हैं वो मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। और अयोगवा जो अंग और है की जो मात्रा जो होती हैं, ये बिंदु को जो अंग की जो मात्रा है इसको अनुस्वार कहते हैं, और है को विसर्ग करते हैं, और इन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो ही अयोगवा कहलाता है। फिर आता है व्यंजन वर्ण। भी व्यंजन कितने हैं, व्यंजन हमने पीछे पढ़ा था भी। ये व्यंजन जो है कुल संख्या में 33 हैं, जैसे क ख ग घ, और ये सारे 33 व्यंजन हैं। और इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ही होता है, और इनका उच्चारण करते समय हवा कुछ रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है। और अब आता है भी व्यंजन वर्ण के भेद कितने हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, एक कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठों के स्पर्श से बोले जाते हैं। स्पर्श यानी कि अपना मुख के किसी न किसी स्थान को हमारी जो जीहा है उन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्पर्श करती है। जैसे कंठ व्यंजन तो कंठों से जो बोले जाते हैं। मूर्धन ने मतलब मूर्धा है जो कोमल तालु जो है उसके आगे हमारी जीभ टच करती है, और कुछ शब्द होते हैं जो दांतों के जब जीभ जो हमारी टच करती है तब बोले जाते हैं। और कुछ शब्द ये व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमारे होठों का ही मतलब एक दूसरे दोनों होठों का स्पर्श होता है। जैसे पै फै बै, ये ओष्ठ व्यंजन हो गए, और इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 25 है, यानी कि प्रत्येक वर्ग, कै वर्ग आ गया, कै वर्ग में कितने व्यंजन वर्ण है, क ख ग घ, इस तरह 5 है। और इसी तरह च जो वर्ग है उसमें भी 5 है। तो ये क से लेकर ये पै वर्ग तक पूरे टोटल कितने हो गए, 25 व्यंजन वर्ण हैं। ये आगे आपके बताए गए हैं। वर्ग आ गया कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ये वर्ग दिए गए हैं, पहले अक्षर को नाम लेकर ही आगे वाले व्यंजन वर्ण है वो इनके साथ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कै वर्ग में आ गया क ख ग घ अड़, इसमें भी कितने हो गए, 5 हो गए। और च वर्ग में भी च छ ज झ, इसमें भी 5 हो गए। ट ठ ड ढ ढण, और ड और ढ जो अड़ और जो ढ वो अलग से व्यंजन माने गए हैं। फिर तय में तय से न तक के 5 हो गए। पै वर्ग में भी पै से मैं तक के 5 हो गए। ये कुल कितने हुए, 25 व्यंजन हो गए। और उच्चारण स्थान, इनका प्रत्येक का उच्चारण स्थान यानी कि स्पर्श के अकॉर्डिंग इनका बताया गया। कै वर्ग है वो क्या है, कंठ का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि ये कंठ में ही बोले जाते हैं। और च वर्ग है ये तालु मतलब हमारी जीहा है जो किससे, जीभ जो हमारी है तालु को स्पर्श करती है, तो तालव्य व्यंजन है। और ट वर्ग मूर्धा यानी कि कोमल तालु को जीवा स्पर्श करती है। और तय वर्ग जो है दंत यानी कि तय वर्ग के शब्दों ये वर्ण व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो है दांतों के साथ स्पर्श करती है। और पै वर्ग है वो ओष्ठ व्यंजन यानी कि होठों से एक दूसरे होठों का स्पर्श होता है, तभी इनका उच्चारण होता है। अब देखो आगे दूसरा नंबर कौन सा है व्यंजन वर्णों का, अंतस्थ व्यंजन, यानी कि जिनका उच्चारण अंदर ही अंदर होता है। जैसे जो व्यंजन स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य स्थिर होते हैं, जो ना ही तो स्वर होते हैं
और ना ही व्यंजन इनके बीच की स्थिति में आ जाते हैं। होते तो व्यंजन ही है ये भी, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो स्वरों की तरह भी नहीं होता और व्यंजन वर्णों की तरह भी नहीं होता। ये जो 25 व्यंजन वर्ण इनकी तरह भी नहीं होता। तो इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। अब ये देखो यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन के कहा जाता है। भी अंदर ही अंदर बोले जाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। और फिर आता है तीसरा नंबर ऊष्म व्यंजन, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास है, हमारी सांसें हैं, उनसे कुछ गर्म हवा जैसे है, वायु है जो निकलती है। जैसे इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख से रगड़ खाकर निकलती है। हमारी मतलब कहीं पर थोड़ी सी अटक कर रगड़ करके जो हवा है, वो श्वास है, वो बाहर निकलती है तथा ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है। मतलब उस हवा में ऊष्मा होती है, थोड़ी गर्मी होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये भी संख्या में 4 का 4 है। कौन कौन से? श, से और है। तो ये क्या है? 4 ऊष्म व्यंजन है। फिर आता है, ये तो हो गए व्यंजन, ये सारे भी कितने व्यंजन है? 25 तो है वो स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ही ऊष्म व्यंजन है। और अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था भी अक्षय, त्रय और ज्ञ, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। और ये श्रेय भी है इसके अंदर। ये 4 जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है, यानी कि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और ये व्यंजनों की संख्या में सम्मिलित नहीं है। जैसे श और र से मिलकर श्रेय बना, क और श से मिलकर क्षय बना, ज और त्र से मिलकर जय और ये ग आना था, यहाँ पे त्र नहीं आएगा। ये ग बना, तय और र से मिलकर त्रय बना। तो अब ये देखो, ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया भी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब आता है द्वित्व व्यंजन, अर्थात द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी कि जब समरूप स्वर रहित व्यंजन, यानी कि बिना स्वरों के जो व्यंजन हैं, यानी कि सबसे छोटी इकाई बन जाएंगे, वर्ण बन जाएंगे सबसे छोटे। तो बिना स्वरों के जो व्यंजन है समरूप, यानी कि एक रूप में एक जैसे ही हों और स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हों और जो स्वर के साथ युक्त है, स्वर के साथ में भी हैं जो व्यंजन हैं, उनके साथ में संयुक्त रूप से उच्चारित हों तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बच्चा, ये जो है एक जैसे व्यंजन आ गए यहाँ पे च और च, यानी कि एक तो हो गया बिना स्वर के और एक हो गया स्वर से युक्त। च जो है वो क्या है? आधा च, यानी कि बगैर स्वर के है। और एक जो च है पूरा स्वर इसके साथ में है। कैसे साथ में? च प्लस ए होगा तो क्या होगा? ये पूरा च बन जाएगा। तो ये हो गया आपका व्यंजन का। अभी ये द्वितीय व्यंजन कैसे लिखा? जैसे पक्का, तो इसमें कै जो दोनों आए हैं, सच्चा इसमें भी च आ गए, और पट्ट तो इसमें भी ट आ गए। मतलब एक जैसे जो व्यंजन है, एक तो स्वर रहित हो और एक स्वर के सहित हो, तो एक जैसे मतलब समरूप यानी कि रूप में समान हो, एक जैसे जो व्यंजन आए वो द्वितीय व्यंजन होते हैं। फिर आता है व्यंजन संयोग। तो व्यंजन का संयोग 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना रूप व्यंजन संयोग कहलाता है। जैसे बुद्धि, जैसे ये बुद्धि है, लट्ठा है, ब्रह्मा है, चिन्ह है आदि, ये क्या है? व्यंजन संयोग है। मतलब 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हुए, जिनमें एक तो क्या है? स्वर रहित होता है व्यंजन और एक स्वर सहित होता है। पहले वाले में थे दोनों एक समरूप यानी कि स्वरूप में एक समान। अब क्या है? स्वरूप में अलग अलग हुए हैं, लेकिन इसमें एक स्वर के रहित है और एक स्वर के सहित है, यानी कि एक आधा व्यंजन है और एक पूरा व्यंजन है। फिर आता है व्यंजनों के संयुक्त तथा द्वित्व रूपों में परिवर्तन।
कुछ संयुक्त एवं द्वित्व व्यंजनों के प्रचलित रूपों को अब बदल दिया गया है, उनके स्थान पर निम्न मानक रूप प्रचलित है। मतलब कहने के तात्पर्य है भी ये व्यंजन जो है संयुक्त हो या द्वितीय व्यंजन हो, कोई भी हो, इनका मानक रूप यानी कि जो प्रचलित रूप है पहले कैसे लिखा जाता था उनको और अब कैसे लिखा जाता था ये बताया गया है। जैसे प्रसिद्ध पहले इसमें क्या था, द के पैर में ध लिखा जाता था, लेकिन अब कैसे लिखते हैं, द को अलग लिखते हैं और ध को अलग लिखते हैं। तो ये हो गया इनका मानक रूप। इस तरीके से आप इन सभी को पढ़ोगे भी किस तरीके से ये सारे दिए गए हैं, भी पहले कैसे लिखते थे और इनको अब कैसे लिखते हैं। जैसे वृद्धि में पहले जो ध वो द के पैर में लगा के लिखते थे, जो जिसके पैर में जो शब्द लिखा जाता था वही आधा था। जैसे द है वो आधा वर्ण ये व्यंजन है और ध पूरा है वृद्धि, और ये विद्या, तो इसमें द और यह मिक्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है और अब मानक रूप में ऐसे लिखा हलंत लगाकर लिखे जाता है। जो आधे व्यंजन हैं स्वर रहित व्यंजन है उनको ये हलंत के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे द्वार अब ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पे ये पै ही दिया है, पै में और द और मैं ऐसे करके ऐसे लिखे जाते थे, पदम ऐसे लिखे जाते थे, इसको द और मैं मिक्स करके लिखे जाते हैं, और अब इनको ऐसे लिखते हैं। बुद्धि ऐसे लिखते हैं, द और ध को अलग कर दिया गया है, और गड्ढा ड के पैर में ढ को लगाते थे, लेकिन अब प्रचलित रूप में ऐसे लिखा जाता है। ब्रह्म ऐसे लिखा जाता है, पहले है और मैं को इकट्ठा लिखा जाता है, लेकिन अब हलंत लगा के लिखते हैं। शक्ति जो कै को है वो जो पाई वाले होते हैं उनको हम ऐसे खड़ी जो पाई वाले होते हैं इसको बोलते हैं पाई, खड़ी पाई वाले होते हैं उनको पूरा न लिख के हम क्या करते हैं, आधा इतना ही लिखते हैं। तो ये होते हैं जैसे आधा ही लिखते हैं, इसको शक्ति ऐसे लिख दिया, लट्ठा इसमें भी हलंत लगा के लिख दिया, और ये पद्य में भी ऐसे लिख दिया। ग्राह्य पत्ता में क्या है, पहले आधा तय लिखा जाता फिर पूरा तय ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब तय के ऊपर क्या कर देते हैं, हलंत लगा देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ भी अब कैसे लिखा जाता है। जो पहले क्या था, ऐसे आधा तय फिर पूरा तय ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अब क्या है, तय के ऊपर ये हलंत लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे एक आधा तय और है। तो ये यहाँ तक हो गया क्लियर भी मानक रूप में प्रचलित रूप में इन शब्दों को कैसे लिखा जाता था और पहले कैसे लिखा जाता था। अब आता है श्वास के आधार पर व्यंजन के भेद। विश्वास के आधार पर पहले तो था स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद है, अब है श्वास के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के दो भेद माने गए हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, यानी कि अपने जो सांसें हैं इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो सांस है हमें उसकी कोई ध्वनि कोई आवाज़ सुनाई नहीं कहते, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और ये कितने हैं इस जो दिए गए हैं वो इस प्रकार है, जैसे कौन कौन से वर्ग के कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे क ख क आ गया, ग आ गया और अड़ाय आ गया, यानी कि इस प्रत्येक व्यंजन का पहला, इसमें कौन कौन से आ गए, पहला तीसरा और पांचवा। तो इसमें क पहला वर्ग है और ये वर्ण है, और ग तीसरा है, और अड़य कौन सा है, पांचवा है। इसी तरह तय ये च पहला है, जय तीसरा है, और ये पांचवा है। इसी तरह सारे जितने भी पै वर्ग तक ये पांचों वर्ग हैं उनके सारे के पहला तीसरा और पांचवा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है किस में आता है, अल्प प्राण व्यंजन में आता है। फिर आता है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हकार ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, यानी कि श्वास की ध्वनि है सुनाई नहीं पड़ती, सुनाई पड़ती है, हकार की ध्वनि यानी कि श्वास की जो ध्वनि है वो थोड़ी हमें सुनाई पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और ये इस प्रकार है, जैसे ख घ छ जय। तो इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें आगे प्रत्येक वर्ग के कौन से आ गए, इसमें प्रत्येक वर्ग के आगे दूसरा और चौथा
व्यंजन आ गया, जिसमें ख कौन सा है, दूसरा है, घ कौन सा है, चौथा है, और छ दूसरा है, और झ चौथा है। इस तरह प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क का है, और ये च का है, ट का है, त का है, प का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा इसमें आएगा। और इनमें हकार की जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। और साथ में ही क्या आएंगे इसमें, ये जो उष्म व्यंजन है, जैसे ये आ गया श, श है, उष्म व्यंजन आ गए। और तथा विसर्ग, यानी कि अयोगवाद जो अपनों ने देखा था उसमें विसर्ग था, अह की जो मात्रा होती है वो क्या है, विसर्ग भी इस अल महाप्राण के अंदर है। और अल्प प्राण के अंदर देखो, थोड़ा सा बच्चा ये रह गया था, जैसे पहला, तीसरा और पांचवा जो प्रत्येक वर्ग का व्यंजन था, उनके साथ साथ में अंतस्थ व्यंजन भी है। कौन कौन से, य, र, ल, व, जो अंतस्थ व्यंजन जो अपने पीछे पड़ा था अभी, ये हमारी जीवा है जो इनका उच्चारण करते समय किसी भी स्थान से स्पर्श नहीं करती है, तो ये कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है। अब देखो, अल्प प्राण और महाप्राण तो हो गई श्वास वायु के आधार पर। अब हम देखते हैं वर्गों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण स्थान, मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे स्पर्श के आधार पे हमने देखा था, उच्चारण स्थान 6 है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। तो ये 6 स्थान है जहाँ से क्या है, ये वर्णों का जो उच्चारण होता है। वर्णों का उच्चारण स्थान और नाम को निम्नलिखित तालिका द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे वर्ण, उच्चारण वर्ण आ गया, उच्चारण स्थान आ गया, और फिर उनका नाम आ गया। वर्ण कौन कौन से, जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सारे आ जाए इनके अंदर। ए, आ और कै वर्ग और विसर्ग, यानी कि ए आ गए स्वर में से, ए आ दो ही आए, और कै वर्ग पूरा आ गया, और विसर्ग आ गया। ये जो जो बिंदु होते हैं वो विसर्ग है। तो इनका स्थान क्या है, ये इनका स्थान, मतलब ये इनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो इनका नाम क्या हो गया, कंठ्य हो गया। क्या नाम हो गया इनका, कंठ्य हो गया। फिर ई और पूरा च वर्ग और अंतस्थ व्यंजन है यह, और उष्म व्यंजन है श, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तो इनका नाम क्या हो गया, तालव्य व्यंजन। फिर री, ट वर्ग पूरा आ गया, और रे आ गया अंतस्थ व्यंजन, और रे और ये आ गया, तो ये क्या होंगे, ये नहीं, श होना चाहिए। हाँ, तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, और इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, मूर्धन्य। और फिर इसी तरह से आ गया तय वर्ग, कौन सा आ गया, तय वर्ग, तय वर्ग आ गया, और इसमें ल और श जो है, ल आ गया अंतस्थ व्यंजन, श आ गया उष्म व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, अपने दंत है, इनको क्या, इनका नाम क्या हो गया, दंत्य व्यंजन। फिर इसी तरह आता है उ और पै वर्ग, यानी कि पै वर्ग के सारे व्यंजन, और इनका उच्च स्थान क्या है, होठ है, यानी कि उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो जैसे पै, फ, ब, भ, मै, तो अपने होठों का स्पर्श होता है। उ, इनमें भी होठों की बनावट होती है, होठों के द्वारा ही इनका उच्चारण होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। अड़े, और अणे, न, मैं, अंग, और जो है अनुस्वार, जो है हमारे अनुनासिक जो व्यंजन है, अनुस्वार और अनुनासिक, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, यानी कि नाक से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, तो इनको क्या कहते हैं, नासिकीय ये ध्वनियाँ कहते हैं, नासिकीय व्यंजन कहते हैं। तो जैसे ये पंचम वर्ण, यानी कि कै वर्ग के, इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं, जैसे कै और च, त, ट और पै, मतलब इनके लास्ट वाले जो व्यंजन आ गए, कै का कौन सा आ गया, अड़े आ गया यहाँ पर, तय यहाँ पे आएगा, टै पहले आएगा, पै ये तय बाद में हो, और फिर पै, तो इनमें कै का आ गया अड़े, च का आ गया अय, फिर ट का अणे, फिर न और मैं, ये क्या है, नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। और अंतिम पंचम वर्ण कहलाते हैं, यानी कि कै वर्ग, च वर्ग, पांचों वर्ग के अंतिम 5 वर्ण कहलाते हैं। ये क्या है, नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। नासिकीय व्यंजन, इनका उच्चारण नाक से होता है।
फिर आता है ये ए और ए, यानी कि छोटा ए और बड़ा ए, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ तालव्य इसका नाम हो गया। कंठ और तालु के मिक्स रूप से इनको बोला जाता है। फिर आता है ओ और औ, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ और होठों से इनका उच्चारण स्थान होता है, जिनको क्या कहता है? कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और होठों के मेल से इनका उच्चारण होता है। फिर आता है वै, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है। दांत और ओष्ठ, इसको दंतोष्ठ्य कहा जाता है। फिर आता है ये स्वर यंत्र है, यानी कि अलिजीवा, इसको उच्चारण स्थान जो है इसको नाम दिया गया है। फिर आता है वर्णों से संबंधित अशुद्धियाँ भी। वर्णों से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ हैं, वो किस प्रकार है? ह्रस्वर की जगह दीर्घ तथा दीर्घ की जगह ह्रस्वर का प्रयोग। जैसे भाई छोटे जो स्वर हैं उनकी जगह बड़े स्वर का प्रयोग, जैसे बीमारी जो है अपने छोटी लगा देते हैं ये बी, तो यहाँ पे क्या है? शुद्ध क्या हो गया? ये बड़ी आएगी मात्रा, बीमारी। और श्रीमती में भी अपने क्या है? ये तय के छोटी की मात्रा लगाते हैं, ये ऋश्वर लगाते हैं, लेकिन आएगी कौन सी? दीर्घ आएगी यहाँ पे। और इसी तरह मुनि में मुनि, यहाँ पे बड़ी लगा देते हैं, यहाँ पे आएगी छोटी। और अतिथि में अतिथि में दोनों छोटी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तय के छोटी और थ के बड़ी आएगी। ये तो होती है वर्णों में दीर्घ और ईश्वर छोटी और बड़ी मात्राओं की मिस्टेक, जो अशुद्धियाँ होती हैं। फिर आते हैं आधे अक्षर की जगह पूरे अक्षर का प्रयोग। हम कई बार आधे अक्षरों की जगह पूरे अक्षरों का भी प्रयोग कर देते हैं, जैसे कार्ड, कारड। कार्ड में कारड होता है, जैसे इसको कार्ड अपने इस तरह लिख देते हैं। और बल्ब, मतलब आधे अक्षरों की जगह पूरे अक्षर लिख देते हैं, जैसे कार्ड। यहाँ पे आधा अक्षर रह होता है, तो इसको अपने यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, पूरा नहीं, जबकि होता आधे अक्षर का प्रयोग है। और बल्ब, बल्ब में आधे लय का प्रयोग होता है, हम पूरा लय लिख देते हैं। और ईश्वर में आधा शय आता है, हम क्या लिखते हैं? पूरा लिख देते हैं। तो ये होती है इनकी छोटी आधे और पूरे अक्षर की जो अशुद्धियाँ हैं। फिर आता है पूरे अक्षर की जगह आधे अक्षर का प्रयोग, यानी कि पूरे अक्षर का प्रयोग करना होता है, हम उसकी जगह क्या कर देते हैं? आधे अक्षर का प्रयोग होता है। गलत, इसमें पूरा अक्षर आता है, पूरा अक्षर लिखना होता है गलत में, लेकिन हम क्या है इसमें गलत ऐसे लिख देते हैं, आधा अक्षर लगा देते हैं, तो ये सही नहीं है। और नरक पूरा लिखा जाता है, हम उसकी जगह रै जो है आधा लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। परत पूरा लिखा जाता है, हम रै आधा कर देते हैं, ये भी सही नहीं है। फिर आता है चौथा नंबर भी रै से संबंधित अशुद्धियाँ। और रै वाली अशुद्धियाँ ये बहुत बार हो जाती हैं, जैसे क्रम, जो पैर में रह लगता है या ऊपर रह लगता है, ये बहुत बच्चे जो मिस्टेक करते हैं। तो जैसे क्रम में, और इसको लिख क्या देते हैं? करम लिख देते हैं या करम लिख देते हैं, ऊपर रह लगा देते हैं या पूरा रह लिख देते हैं, होता है ये करम। और धर्म में भी ध या धर्म लिख देते हैं, या ऐसे धर्म लिख देते हैं या ऊपर रह लगा देते हैं, जो कि अशुद्ध होता है। उसी तरह आता है पृथक और री की मात्रा है, उसमें भी मिस्टेक कर दिया। पृथक री की मात्रा लगानी होती है, लेकिन अपने क्या कर देते हैं? रै की मात्रा लगा देते हैं। और ट्रक जो लिखा तो और पैर में जाता है, लेकिन रै जो है और लिख देते हैं इसको इस तरीके से। और कृपा में री की मात्रा होती है, लेकिन कृपा या कृपा लिख देते हैं, ये जो कि सही नहीं है। फिर आता है ये संयुक्त व्यंजनों की उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। संयुक्त व्यंजन हैं जो अक्षय श्रेय हमने पढ़े थे, 4 संयुक्त व्यंजन, उनके लिखने में भी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे क्षत्रिय लिखना होता है, क्षत्रिय लिख देते हैं। परीक्षा लिखना होता है, परीक्षा लिख देते हैं। पुत्र लिखना होता है, पुत्र लिख देते हैं। लक्ष्मण लिखना होता है, लक्षण लिख देते हैं। तो ये है जो व्यंजनों से संबंधित कुछ अशुद्धियाँ हैं। फिर अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ भी। अनुस्वार क्या होता है? बिंदु होता है ये, और अनुनासिक होता है ये चंद्र बिंदु होता है, और ये बिंदु होता है। इनसे संबंधित भी अशुद्धियाँ कर देते हैं, जैसे ये हंस को हंस लिख देते हैं, ये चंद्र बिंदु, और इसका भी थोड़ा कुछ अंतर होता है, जिसको ये हम मिस्टेक कर जाते हैं। और घै
और ध संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे घ में और ये द और य जो मिक्स होता है, इसमें भी क्या है, बच्चे अशुद्धियाँ कर देते हैं। जैसे विद्यालय लिखना होता है तो यहाँ पे विद्यालय कर देते हैं। लेकिन जो ये वाला ध है, ये वाला जिसमें द और य मिक्स होता है, वो वाला बच्चा जो बच्चे हैं, यहाँ पे ये डंडी लगी होती है इसके अंदर ये, और इसमें क्या है, मिस्टेक करके बच्चे इसको सीधा लिख देते हैं। ये बन गया घ और ये होता है द और ये मिक्स। तो ये अशुद्धियों का आप ध्यान रखोगे, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसको चैप्टर को रिवाइज कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। और जो अशुद्धियाँ हैं उनको लिख के देखना भी, आप लोग की भी क्या ये अशुद्धियाँ कर रहे हो। तो आज के लिए ये चैप्टर इतना ही। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल इसके हम एक्सरसाइज जो है, बुक एक्सरसाइज, वो कंप्लीट करेंगे। लिए आज के लिए इतना ही। बाय।